Good morning, students. First of all, welcome all of you in science world. इसके अंदर साइंस वर्ल्ड के अंदर साइंस वर्ल्ड क्यों बोला? क्योंकि आपने अब 10th पास की है। किसी ने भाई आर्ट लिया होगा, आर्ट्स को चुना है, किसी ने साइंस स्ट्रीम को चुना है और कॉमर्स वगैरह अलग अलग है सबकी इसमें। ठीक है, तो भाई जिसने अब साइंस को सिलेक्ट कर ही लिया है उसका वेलकम तो बनता है उसका। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? वेलकम तो बनता है उसका साइंस के अंदर। इस साइंस की दुनिया में उसका स्वागत है। ठीक है, साइंस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है +1 का वो यही है, फिजिकल वर्ल्ड। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। इसीलिए मैंने आप सबका इस साइंस की दुनिया में क्या किया है? स्वागत किया है। ठीक है, जिसको आर्ट के अंदर इंटरेस्ट था उसने आर्ट चुन लिया होगा, कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट था कॉमर्स चुन लिया होगा, और इधर कौन आए जिसको साइंस के अंदर इंटरेस्ट था। ठीक है, बड़ी जबरदस्त चीज है भाई इधर ये साइंस। साइंस है क्या? सुनो, आप बेसिक सी बात आज तो इंट्रोडक्शन है, ये मान लो। साइंस का मतलब होता है कि लैटिन वर्ड है ये। क्या ये कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जानना। साइंस का मतलब क्या होता है? जानना, टू नो। ठीक है, समझ गए? साइंसिया, साइंसिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? साइंसिया से, टू नो। साइंस बोलते हैं हम आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज। ऐसी नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड। समझ गए? मतलब कि आपको किसी चीज की भी जो नॉलेज है ना इस नेचर के अंदर, कोई भी आप नॉलेज दे रहे हो, कोई भी आपको जानते हो किसी के बारे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके बारे में जानना है, क्या कहलाता है? आपका साइंस कहलाता है। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मतलब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? आपके स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? उनको फॉलो करना होता है आप लोगों को। कोई भी आपका फिनोमिना होता है इस नेचर के अंदर, कोई भी उसको जानना है, उसके बारे में आपको चीज़ लिखनी है, फैक्ट्स के बारे में पता करना है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है सबसे पहले। क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है बिना बात के विश्वास हो जाए, भरोसा कर ले किसी भी बात पे। कुछ आपके स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो कुछ साइंटिफिक स्टेप हैं आपके पास, साइंस स्टेप्स। सुनना है, कोई ज्यादा बर्डन वगैरह नहीं लेना, बड़ी आसान है। कोई साइंस की इतनी बड़ी बात है नहीं, बस समझना है, याद नहीं करना इधर। बस ये बात ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज याद नहीं कर रखनी है, जबरदस्ती याद नहीं रखनी, बस उस चीज को समझना है। साइंटिफिक स्टेप्स हैं इसके बारे में, टू स्टडी नेचर, नेचर या नेचुरल फिनोमिना, नेचर या नेचुरल फिनोमिना। कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप बेसिक से उदाहरण लेता हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि सेब नीचे गिरता है। क्या उससे पहले सेब नीचे ही नहीं गिरा होगा? क्या सेब ऐसा ही है? कभी ये सोचते हो? उससे पहले क्या सेब नीचे नहीं गिरा होगा? गिरा होगा। उसने देखा कि सेब नीचे गिरा, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले क्या करता है कोई भी आदमी? ऑब्जर्व करता है। ये नहीं है जैसे कोई भी चीज लगा लो आप, जैसे नदी के अंदर पानी बहता है, इस साइड क्यों जा रहा है, ऊपरी साइड क्यों नहीं जाता? ठीक है, पहाड़ वगैरह के अंदर ये आपका दिन रात बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? समझ रहे मेरे? बारिश हो रही है ऊपर से, कैसी हो रही है? सबसे पहले क्या करता है आदमी? इसको ऑब्जर्व करता है। मैंने आसान सा एक एग्जांपल लिया जो आप बेसिकली पढ़ते आए हो, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा कि न्यूटन ने बताया था कि सेब को नीचे गिरता देखा, ग्रेविटेशन लॉ वगैरह इस बारे में। तो उसने पहले ऑब्जर्व किया, यार ये सेब तो नीचे गिरा। ठीक है, फिर क्या करता है? क्या सिर्फ सेब ही नीचे गिर सकता है क्या? वो एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग सेब को गिराया होगा, संतरा गिराया होगा, किसी पत्थर को गिराया होगा, इसी हाइट पे जाके गिराया होगा, कुछ ना कुछ उसने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करता है उसके अंदर। क्या करेगा? उस चीज को फिर बार बार में दोहराएगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है ना? पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद उसने क्या किया? सेब भी नीचे गिर सकता है, संतरा को डाला होगा, किसी पत्थर को डाला होगा, किसी और पत्ते को डाला होगा। उसने देखा हाँ यार ये तो हर चीज नीचे गिर रही है। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए।
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग। उसके बाद क्या आता है, रीजनिंग। रीजनिंग के दो प्रकार की, एक तो क्वालिटेटिव रीजनिंग और दूसरी कौन सी, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब पहले देखा सेब नीचे गिरा, हाँ भाई ऑब्जर्व किया, फिर क्या सिर्फ सेब ही नीचे गिर सकता है, और चीज़ों को उसने गिरा गिरा के देखा, फिर हाँ भाई हर चीज़ें गिरती हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने सोचा यार हर चीज़ नीचे गिरती है, चाहे वो किसी भी बाहर की हो, किसी भी चीज़ की हो, मतलब कि पृथ्वी के अंदर या इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स लगा रही है, हर चीज़ गिरती है, इसके अंदर आई मतलब कोई चीज़ है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। ये इसका एक क्वालिटेटिव रीजनिंग है, तर्क है उसका, कि भाई कोई भी चीज़ हो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, फोर्स लगाया, चाहे आप किसी वेट की कोई भी चीज़ आप डालोगे तो इसका नीचे गिरेगी वो, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कैसे, मतलब कि यार इसका वेट के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्टेंस का तो फर्क नहीं पड़ रहा कि सेब जितनी भारी चीज नीचे गिरेगी क्या, क्या जितनी ऊंचाई से सेब नीचे गिरा पेड़ वगैरह वही गिरेगा क्या, मतलब वो क्वांटिटी देखता है कि मैं यार अगर इसकी जगह 100 ग्राम की कोई चीज डालूं कहीं वो ना गिरे नीचे, 200 ग्राम की चीज यार मैं 20 फुट की ऊंचाई पे ले जाके डालूंगा तब गिरेगी नीचे, या 10 फीट से डालूंगा तब भी नीचे। इस प्रकार से क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव भी चीज है इसके अंदर, समझ गए। तो उसके बाद क्या करता है, रीजनिंग करता है आदमी, पहले ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर देखा कि यार इसका वेट से तो कोई लेना देना नहीं है, इस हाइट से लेना देना नहीं है, ये मेजरमेंट टाइप क्वांटिटेटिव करता है। ठीक है, आपके पास ये आपकी क्वालिटेटिव है कि हाँ हाँ है नीचे तो गिरेगी, ये रीजनिंग बात है यार, हम डालेंगे, जैसे अपने बड़े बुजुर्ग से कहे ना शेर नीचे क्यों गिरा, तो कहेगा ना नीचे ही गिरेगा और क्या, ये तो पूरा इस पर एक क्वालिटी रीजनिंग है कि नीचे ही गिरेगी, कोई भी है उसके मास वगैरह किसी इफेक्ट से नीचे गिर रही है, उसने देखा। उसके बाद क्या करता है वो, मैथमेटिकल मॉडलिंग करता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब वो क्या करता है, फॉर्मूले बनाने की कोशिश करता है, मैथमेटिकली करता है इस चीज को। उसने जैसे यहाँ तक क्या महसूस कर लिया कि हर चीज नीचे गिरती है, उसका वेट से उसके मास से किस प्रकार से वो रिलेटेड है, तो एक फार्मूला बनाने की कोशिश करता है कि वो सब जगह लागू हो जाए, या हर एक चीज पे लागू हो रही है ये बात। जैसे वैसे बता रहा हूँ बेसिक से, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था इसके अंदर, ये तो अपॉन आर स्क्वायर, ये मैथमेटिकल है इसके पास, ये मैथमेटिकल थी, मैथमेटिकल क्वांटिटी थी। फिर ये फार्मूला ऐसे आर स्क्वायर नहीं आ गया, ये ऐसे ही थोड़ी आ गया, आर क्यूब क्या होगा, 4 क्या होगा, कर हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब ये हर जगह लागू हो जाते हैं तब जाके उसको हम प्रिंसिपल नाम देते हैं, या फिर कोई उसको फार्मूला के अंदर पुट करते हैं और ये संसार उसको मानता है, ऐसे थोड़ी मान लेता है किसी भी चीज को। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करेगा उस चीज को, अलग अलग वेट रख के देखेगा क्या भाई ये बातें जो इधर लागू हो रही थी क्या इस पे भी लागू हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि भाई ये तो किसकी वजह से हो रहा है, मास की वजह से, ये आपके पास क्या है, अर्थ है, और ये क्या है मेरे पास कोई एयरक्राफ्ट है मान लो, और ये क्या इधर मून है। तो आपने इधर तक क्या किया कि हाँ यार हर चीज पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये क्या आपकी कोई जहाज वगैरह है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट है स्पेस के अंदर चलने वाले वो, ये अर्थ है कि हर चीज अर्थ की तरफ गिर रही है भाई, यहाँ तक किया उसने। फिर मैथमेटिकली उसने फॉर्मूला बना लिया कि भाई ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स से वो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कोई भी भारी चीज होगी हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब तो फिर ये सूर्य भी पृथ्वी को अट्रैक्ट करना चाहिए, फिर मून भी इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसने देखा यार अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दूर नहीं जा पा रहे, समझ रहे मेरी बात। फिर उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह बना के देखा, फिर फॉर्मूला से अनुमान लगा लिया यार हर चीज खींच रहे हैं हर एक दूसरी चीज को, तो अगर ये क्राफ्ट मैं इसको मून के ऊपर लेके जा रहा हूँ इस रॉकेट को इधर, तो भाई एक ऐसी जगह आ जाएगी ना, देखो इस फार्मूले से पता लगाया, फार्मूला बनाया इधर को मैथमेटिकल कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये फोर्स कम हो जाता है, तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट इस साइड जाएगा मून की तरफ, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो कम होता चला जाएगा, और किसके नजदीक जा रहा है वो, मून के नजदीक, किसके नजदीक जा रहा है, मून के नजदीक जा रहा है, मतलब कि इसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि यहाँ पहुंचने के बाद तो भाई ये फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि ये जरूरत ही नहीं इसकी तरफ जाने की, अपने आप खींच लेगा इसको, समझ गया ना मेरी बात। कि इसने देखा सेब नीचे गिरा, एक्सपेरिमेंट किए, फिर लॉजिक लगाया हाँ भाई हर चीज दूसरी चीज को खींचती है, फिर इसका क्वांटिटेटिव वेट या डिस्टेंस का हिसाब लगा लगा के देखा, फिर उसने क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह बनाया, फिर फॉर्मूले से उसको पता लगा
कि भाई हर चीज दूसरी चीज को उसके मास के हिसाब से, उसकी दूरी के हिसाब से खींचती है। यानी ज्यादा मास वाली चीज अपनी तरफ खींचेगी हल्की चीज को, ठीक है, हल्की वाले भी खींचेगी उसको, लेकिन इतना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा है उसका फोर्स भी ज्यादा होगा अट्रैक्शन का। समझ गए मेरी बात। इस अर्थ से मान लो कोई भी रॉकेट उड़ता है, चांद की तरफ जाता है, तो उसको पता चलेगा जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगा तो मतलब ये जो इधर फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी पृथ्वी की अपनी तरफ खींचने की। किसकी बढ़ती चली जाएगी? मून की बढ़ती चली जाएगी, यानी कि मून उसको ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो मेरा फार्मूला ये कह रहा है कि एक जगह ऐसी आ जाएगी जहां पे अगर मैं उस रॉकेट को या उस एयरक्राफ्ट को, इंजन को बंद कर दूं, उसको बंद कर दूं, तब भी ये मून उसको अपने आप खींच लेगा। मून क्या कर लेगा? उसको अपने तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा। फॉर्मूला तो यही कह रहा है। तो फिर वो क्या करता है, ये उसने अनुमान लगाया, इस फॉर्मूले से मैथमेटिकल करने वाले उसने क्या लगाया? अनुमान लगाया, भविष्यवाणी की। यानी नंबर 5 पे वो क्या करता है आपके पास? प्रेडिक्शन करता है। क्या करता है? प्रेडिक्शन। यहाँ पे इसने मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला बनाया, उसके बाद उसने भविष्यवाणी की। इस फॉर्मूले से तो भाई मेरे को ये लग रहा है कि मैं अगर इस एयरक्राफ्ट को मून पे लेके जाऊंगा तो एक ऐसी जगह आ जाएगी वहां जहां जाकर मैं इंजन को बंद भी कर देता हूं अगर, तो भी ये मून उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। इस फॉर्मूले से इसने भविष्यवाणी की, अनुमान लगाया, प्रेडिक्शन की, ठीक है। उसके बाद उस प्रेडिक्शन क्या करेगा वो? इसको प्रैक्टिकली करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट को करके देखेगा प्रैक्टिकली, यानी इसको क्या करेगा? इसको वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? इसको वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट है मेरा, यहां जाकर मैं इस इंजन को बंद कर रहा हूं इससे, तो ये मून की तरफ अपने आप क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर उसने इंजन को यहाँ जाके बंद किया, देखा भाई नहीं हो अट्रैक्ट और नीचे गिर गया, तो उसको फिर शुरू से ऑब्जर्व करेगा, फिर और एक्सपेरिमेंट करेगा, बदलता रहेगा। तो ये आपके कुछ क्या है? बेसिक स्टेप्स हैं कोई भी साइंटिफिक स्टडी के लिए। सबसे पहले आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। अब जैसे ये थोड़ा ही ना कि भाई उसने ऑब्जर्व किया दिन रात बनती, फिर सब अरस्तु ने बताया दिन रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। भाई पृथ्वी है ना एक जगह रुकी है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो फिर उसके बाद और साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ये जरूरी थोड़ी है कि पृथ्वी एक जगह रुकी है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काटेगा तभी दिन रात आएगा। हो सकता है सूर्य एक जगह तो और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती हो, ठीक है ना। तो यानी कि साइंस जो है आपके पास एरोडायनामिक है। साइंस एरोडायनामिक का मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। किसी भी थ्योरी को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी प्रिंसिपल को फाइनल नहीं मानते। हमेशा ये एक डायनामिक रहती है, गतिमान रहती है, बदलती रहती है। कोई भी आएगा, देखो इसका बेसिक सा एग्जाम्पल शुरुआत में पढ़ते हो आपकी लाइट जो है आपकी, ये मान लेते हैं हम पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। शुरुआत में बोला कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है, साइंटिस्ट ने बताया। उसके बाद और साइंटिस्ट है जैसे हीजन प्रिंसिपल दिया उसने कि नहीं लाइट तो है ना एक वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। वो थ्योरी फेल हो गई कि पार्टिकल था, वो फेल हो गई क्या है कि वेव है। फिर आई एक अलग से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह, उन्होंने कहा ये एक ना ये पार्टिकल है वेव अलग लगे, ये दोनों ही है। यानी पहले उसको मना किया पार्टिकल नहीं है वेव भी है, उसके बाद कहा कि ये दोनों ही है। यानी कि साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है, जब भी कोई अलग नियम आ जाता है बदलती रहती हैं। जैसे अभी बताया था कि अरस्तु के टाइम पे क्या कहा गया कि आपका जो सूर्य है ना वो पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर काटता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। अर्थ एक जगह रटी हुई है और आपका सूर्य क्या करता है? उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। कई सालों तक यही थ्योरी रही। फिर साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए, कोई और चीजें घटना की, उन चीजों को फॉलो किया, करके देखा ये बात है नहीं। तो कहा कि नहीं आपका सूर्य एक जगह पे और पृथ्वी चक्कर काटते हैं उसके चारों तरफ, तो थ्योरी पहले वाली फेल हो गई। यानी कि साइंस हमारी क्या है? एक डायनामिक है, कोई भी फिक्स नहीं इसके अंदर थ्योरी वगैरह। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेप्स पूछ सकता है उसके हिसाब से कि आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे। तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज पकड़ के देख लो। सेब को देखा नीचे गिरते हुए, देखा यानी उसने ऑब्जर्व किया। फिर उसने क्या करेगा? भाई और चीजों गिरा गिरा के देखेगा, वो सारी चीजें नीचे गिर रही है, क्या कर रहा है? तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद लॉजिक लगाएगा, यार हर चीज है ना पृथ्वी की तरफ गिर रही है, यानी पृथ्वी का कोई तो चीज है जिसको अपने और खींच रही है उसको। फिर देखेगा यार कोई वेट का चक्कर है या डिस्टेंस का तो चक्कर नहीं है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखेगा उसके अंदर, भारी चीज गिर रही है या कोई यार कागज में किसी कागज के टुकड़े को डालूंगा ऊपर तो नहीं उठ रहा है वो, क्या क्या कुछ है इसके अंदर, ये लॉजिक लगाता है उसके अंदर। यानी उसके बाद रीजनिंग आती है। उसके बाद उनसे बेसे आ जाता है मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है कि हर जगह लागू होता है कि वो
फॉर्मूला बनाएगा, उस फॉर्मूला के हिसाब से उसके कोई भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्शन करता है। जैसे अभी बताया कि भैया अगर मैं एयरक्राफ्ट को यहाँ से दूर लेके जाऊंगा तो मून के पास जाने के बाद मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, क्योंकि मून के नज़दीक पहुंच गया। अब तो उसको अगर मैं इंजन को बंद भी कर दूंगा तो मून उसको अपने आप खींच लेगा। इसका अनुमान लगाया, फिर उसको क्या करता है, वो वेरीफाई करता है, चलो मैं ऐसा करके देखता हूँ कि इतनी दूर रहने के बाद इसको मून अपने आप खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। अगर नहीं खींच रहा है तो मेरा सारे थ्योरी वगैरह फेल हो गई, इसके बाद उसका फॉर्मूला गलत है उसका। अगर वो खींच रहा है, सब कुछ लागू हो रहा है, तो उसको क्या कर देगा, ये हाँ ये प्रिंसिपल है, फॉर्मूला है उसके अंदर। तो ये कुछ इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स वगैरह हैं, इनको तो नोट कर ही लेना कि आप कैसे इसके अंदर लागू करते हो। स्टेप्स को नोट करो एक बार। ठीक है, नोट कर लिया भाई। अब देखो आपकी साइंस दो चीजों पे काम करती है। दो चीजें होती हैं सर, एक तो लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को बोलते हैं फिजिकल साइंस। किसके अंदर आएंगे, फिजिकल साइंस के एरिया में आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे फिजिकल साइंस के। और लिविंग आएंगे बायोलॉजिकल साइंस। हमें किसके बारे में पढ़ना है इधर, फिजिकल साइंस के बारे में। ये तो बायो वालों की अलग बात है, हमें किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे। नॉन लिविंग चीजें होती हैं आपकी, उनके अंदर पढ़ेंगे। आपकी केमिस्ट्री भी इसी में आती है, फिजिकल साइंस में। केमिस्ट्री भी किस में आती है, इसी में आती है, फिजिकल साइंस के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या पढ़े इधर, फिजिक्स। कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, अभी इतना कुछ बताया, सब कुछ क्या है, नेचर है। फिजिक्स क्या आपके पास, ये ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। किसके बारे में स्टडी करते हैं, इन विच यू स्टडी, इसके अंदर अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना का मतलब देखो भाई, नेचर मतलब प्रकृति। अब ये जितनी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं है ना, सब किसके अंदर आती हैं, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर आती हैं, साइंस की इस ब्रांच के अंदर आती हैं। आपकी जितनी भी होती हैं, यानी आपकी फिजिक्स के अंदर स्कोप वगैरह है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इसका क्राइटेरिया होता है। जितनी भी आपके बारिश क्यों हो रही है, धूप क्यों निकल रही है, इंद्रधनुष क्यों बन रहा है, आपका बिप्पी वगैरह क्यों होता है, जहाज किस सिद्धांत पे उड़ता है, ये बहुत सारी चीजें आप प्लस वन में पढ़ोगे आप। ये नेचुरल फिनोमेना जितने भी हो रही हैं, आंधी क्यों आ रही है, तूफान क्यों, हवा किस साइड चल रही है, क्यों चल रही है, कितने दिन बाद बारिश वगैरह होगी, ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे हम, इस फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें। समझ गए, फिजिक्स यानी कि क्या है, आपके पास स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। इसके दो प्रिंसिपल थ्रस्ट होते हैं मेनली, देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। कितने हैं, दो प्रिंसिपल थ्रस्ट के ऊपर काम करते हैं। एक तो यूनिफिकेशन, नंबर एक क्या है, यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये आपके इन दो चीजों पे काम करता है। फिजिक्स के अंदर मेनली वो चीजें होती है ना, वो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पे प्रिंसिपल रखते हैं इनके मोस्ट।